ध्यान के बारे में, ध्यान के अनुभव के बारे में अगर किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो हम बात कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे थर्ड आई, तीसरा नेत्र। छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं, दिव्य चक्षु भी कह सकते हैं, दिव्य अनुभव जिस माध्यम से हम कर सकते हैं वो हमारा ये थर्ड आई। यानी हमको फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड से अनुभव जो होगा, यानी मेटाफिजिकल का जो अनुभव होगा, तो ये जो थर्ड आई है इसके बारे में जब हम जानते हैं, जान लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी दो अवस्थाएं हैं। एक है भौतिक शरीर, भौतिक जीवन, भौतिक अवस्था, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दिया गया है पांच ज्ञानेंद्रियां, यानी सेंसेस, फाइव सेंसेस। तो पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां पांच हैं जिनसे कि हम इस भौतिक संसार को देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो हम जिनको छू कर देख सकते हैं। हमारी पांचों जो सेंसेस हैं उनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आंखें हैं, तो जो आंखें हमें दी गई हैं वो इस संसार के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए, भौतिक जगत के लिए, देखने के लिए पर्याप्त है। उससे हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, इसकी सच्चाई ये है कि इसके पीछे एक दूसरा जगत है, और उस जगत तक हमारी पहुंच हमको खुद उन शक्तियों को प्राप्त करना होता है। इस भौतिक शरीर में हम रहते हैं। ये भौतिक शरीर हमको दिया गया है उन सारी शक्तियों के साथ जो इस भौतिक जगत के लिए सफिशिएंट है। जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उनको संपन्न कर सकती हैं। तो आंखें हमारी क्या दिखा सकती हैं हमको? जो कुछ भी इस भौतिक जगत का अस्तित्व है वो सारा कुछ हम आंखों के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये हो गया सेंसरी या इंद्रियों का जो हमारा शक्ति है। इंद्रियों में सभी में अपनी अपनी शक्ति है। आंखों की अपनी शक्ति है। अब आंखों की जो शक्ति है उसकी एक सीमा है। धीरे धीरे जब आपकी आंखें कमजोर होने लगती हैं तो आपको एक चश्मे की जरूरत पड़ती है। पहले आप दूर तक देख सकते थे, बाद में आप चश्मा लगा के दूर तक देख सकते हैं। चश्मा हटाते ही आपकी जो दूरी है, जहां तक आपकी आंखें दिखा सकती थी, वो दूरी अब आप नहीं देख सकते। यानी कुछ ऐसा है कि चश्मा लगाने के बाद अब आप अपने आप को दूर तक देख सकते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये चश्मा एक भौतिक एक उपकरण है, और इसको हम लगा के अपनी आंखों की शक्ति को, आप आंखों की जो दृष्टि की जो सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर जाना हो, कि जो इस भौतिक जगत से भी बाहर की चीजें हैं,
अगर उसको देखना हो तो क्या करें, तो भी कोई चश्मे की जरूरत तो पड़ेगी। जब इसी जगत को देखने के लिए भी हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, तो ये सब कुछ तो सक्रिय करके हमको दिया गया था। हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब कुछ सक्रिय थे जब हम इस दुनिया में आए। तो इस भौतिक जगत से जुड़ने के लिए ये सब सक्रिय थे, एक्टिवेटेड थे। तो हम सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे, बोल सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, महसूस कर सकते थे। ये सारी इंद्रियां हैं हमारी, सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी पावर्स। ये सेंस ऑर्गन्स हैं और इनके अंदर जो पावर है वो सेंसरी पावर्स हैं। कान से हम देख नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते, यानी सभी की अपनी अपनी पावर्स। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फिर वो दुनिया कौन सी है जिसको देखने के लिए हमको अतीन्द्रिय शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। तो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स जब हमको मिल जाती हैं, तो हम जिस तरह से चश्मा लगाने से दूर तक दिखने लगता है, उसी तरह उन एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को प्राप्त करके हम वो चीजें देख सकते हैं जो अब तक हमें नहीं दिख रही थी। तो अपनी शक्ति को हमने वहां तक ले गए, यानी अपने अंदर अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लिया। इंद्रिय शक्तियों को रखा अपने साथ, वो सब कुछ देखती रही। लेकिन जब हमने अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लिया, तो अब हम वो देख पा रहे हैं जो और सामान्य लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक है हमारी थर्ड आई की पावर। दिव्य चक्षु भी उसको कह सकते हैं, तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं, छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये छठा चक्र होता है। आज्ञा चक्र जो है ये छठा चक्र होता है, छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं। तो हम पहले तो ये जान लें कि शिव के नाम के साथ तीसरा नेत्र जुड़ा हुआ है। हम बचपन से इस संस्कार के साथ बड़े होते हैं कि शिव जी जो हैं वो अपने तीसरे नेत्र से जब उसको खोलते हैं तो वो किसी भी चीज को भस्म कर सकते हैं। तो ये जो पावर है, ये कोई कहानियों की या वैसी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, वास्तविक चीज है कि ऊर्जा का यहाँ पर। तो ये कैसे होता है, शिव जी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वो निरंतर समाधि में रहते हैं। समाधि क्या स्थिति है? ध्यान के बाद की स्थिति। तो वो निरंतर ध्यान में रहते हैं। ध्यान का मतलब समाधि में रहते हैं, और समाधि से जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा से उनका जो वो थर्ड आई है, वो तीसरा नेत्र है, वहां ऊर्जा का इतना एक्यूमुलेशन हो जाता है, वहां ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो इस थर्ड आई को उपयोग करना चाहें तो वहां से ऊर्जा से वो किसी भी सीमा तक उस चीज को खत्म कर सकते हैं। उस ऊर्जा का जैसा वो यूज करना चाहे, डिस्ट्रक्टिव यूज करना चाहे डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहे तो वो भी हो सकता है। लेकिन हमने जो सुना है, कथाएं सुनी है, उनमें किस तरह से उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। तो ये जो है उस को ही अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड आई जो है, ये जो तीसरा नेत्र है, ये क्या है, कैसे काम करता है, और इसके लाभ क्या है, फायदा क्या है, इसको जागृत होने से क्या होता है। तो थर्ड आई हमारा जो है आज्ञा चक्र है। इसको सीधा समझेंगे कि सबसे पहला हमारा चक्र मूलाधार चक्र होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, स्वादिष्ठान चक्र होता है, फिर नाभि तक
आते आते मणिपुर चक्र, फिर हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, और फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा छठा आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद यह ब्रह्मरंध्र पे सहस्त्रार चक्र। ये 6 चक्र हमारे ऊर्जा शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, और इन सभी ऊर्जा केंद्रों को अलग अलग अंगों के साथ जोड़ा गया है। जिस ऊर्जा केंद्र में ऊर्जा स्टक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, या डिप्लीट हो जाती है, यानी ऊर्जा कम होती है, उसी अंग के, उसी चक्र के साथ जुड़े हुए जो अंग हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, अस्वस्थ या रोगग्रस्त होने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि फिर शरीर में, फिजिकल बॉडी में फिर कोई बीमारी मैनिफेस्ट होने लगती है। और उसी तरह अगर ये चक्र सक्रिय है, ऊर्जावान है, स्वस्थ है, बैलेंस्ड है, तो इन्हीं चक्रों से फिर वो प्राप्त किया जा सकता है जो कि हम उस अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ये लोग और वो लोग जहां से ये लोग नियंत्रित होता है। इस लोक को, इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरी जो शक्ति है, वो जो दुनिया है, वहां हमारा प्रवेश कैसे हो, वहां प्रवेश करने के लिए हमको अतीन्द्रिय शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो ऊर्जा चक्र है, आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहते हैं कि ये आज्ञा दे सकता है, ये पावर है, पावर में है, ये बाकी सभी चक्रों को भी नियंत्रित करता है, उनके कार्य प्रणाली पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आज्ञा देने की स्थिति में जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो शासक होता है। तो ये शासक जो है वो है। और यहां से जो दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है वो ये कि हमारी जो नाड़ी, 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां जो हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो तीनों नाड़ियां जो हैं वो यहाँ आकर मिलती है, इसी आज्ञा चक्र पे आके वो तीनों मिलती है। संगम स्थल इसको कहते हैं। तो मूलाधार चक्र उद्गम स्थल, और ये हो जाता है संगम स्थल। तो ईड़ा शिव की नाड़ी, पिंगला पार्वती की नाड़ी, और इस प्रकार से ये मिलन होता है यहाँ पर उन दोनों शक्तियों का। और यहां से फिर वो ऊपर सहस्त्रार तक जाके वो निर्वाणमय शरीर हम महसूस करने लगते हैं, पर यहां आकर उनका मिलन होता है। तो ये ऊर्जा का, जब नाड़ियों में, नाड़ियां क्या है हमारी? ऊर्जा शरीर के वो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनमें से कि वो पूरी ऊर्जा जो है बहती है, जो हम ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ध्यान से जब हमने ऊर्जा को प्राप्त किया तो हमारी नाड़ियों में वो ऊर्जा बहुत तेजी से बहने लगती है, और इस प्रकार से ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं। शुद्ध होकर फिर जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हटाते हुए फिर तेजी से ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। और अल्टीमेटली, क्योंकि हम ऊर्जा का ही एक कंडेंस्ड रूप है, भौतिक शरीर सिर्फ एक दिखावा है, एक वस्त्र है, मूल रूप से हम भौतिक शरीर नहीं होकर ऊर्जा शरीर हैं। तो जो भी चमत्कार हम देखते हैं, जो चमत्कारिक शक्तियां जिनको कहते हैं, मैजिक पावर्स जो आती हैं, वो सब कहाँ से आएंगी? हमारी ऊर्जा शरीर से, एनर्जी बॉडी से। तो ऊर्जा शरीर, वासु जी आप अपना म्यूट कीजिए। यशु जी। हाँ, सभी देख लें कहीं वो
अनम्यूट ना हो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। यशु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है। डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, थैंक यू। तो हमने जाना कि ये हमारी जो आज्ञा चक्र है, ये थर्ड आई इसको बोलते हैं। और जब ध्यान के माध्यम से हम ऊर्जा को अंदर ग्रहण करते हैं, जब सारा ऊर्जा शरीर शुद्ध होता जाता है और जब पूरे शरीर के सारे चक्र सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ से, हमारे हृदय क्षेत्र जो है, यहाँ से एक ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है। जब तक हम हृदय क्षेत्र से नीचे स्थित रहते हैं, यानी मूलाधार चक्र में हमारी चेतना रहती है, स्वादिष्ठान में रहती है, और मणिपुर चक्र में हमारी चेतना जब तक रहती है, तब तक हम इस संसार से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मूलाधार, आहार निद्रा भय मैथुन, जो एक पशु की स्थिति है, वही हमारी स्थिति रहती है। जब तक अगर हमारी चेतना वहां से बाहर नहीं आती, तो फिर हम सिर्फ इन चार चीजों में ही अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट मानते हैं। हमारा जीवन संतुष्ट है, खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, भयभीत हम रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, मेरे किसी रिश्तेदारों को कुछ ना हो जाए, मेरे प्रियजन को, परिवारजन को कुछ ना हो जाए, भय में रहते हैं। और फिर स्वादिष्टान चक्र, सेक्स चक्र जो है, वो अपना रोल प्ले करता है। और फिर आ जाते हैं मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र में एक एक प्रकाशित नगर। तो मणिपुर चक्र में क्या चाहते हैं हम? प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, धन हो, ऐश्वर्य हो। तो मणिपुर, मणि यानी एक कीमती स्टोन जो होता है, तो उससे प्रकाश निकलता है। तो वो मणिपुर चक्र का मतलब, जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र तक आती है, तो हमें इस संसार की सभी तरह के जो ऐश्वर्य हैं, उनकी तरफ आकर्षित करती है। तो जब तक हम इन तीन चक्रों में स्थित रहेंगे, हमारी चेतना को इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर हमारा आज्ञा चक्र तक का सफर संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले इन चक्रों को सक्रिय करना, जागृत करना, और इन चक्रों से मुक्त होना, इन चक्रों में फंसी हुई अपनी चेतना को मुक्त करना। और वो होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान की ऊर्जा से, वो ध्यान की ऊर्जा इन चक्रों से हमारी चेतना को ऊपर लेके आती है। और फिर हम धीरे धीरे जो आसक्ति, या जो पूरा हमारा ध्यान, हमारे खाना पीना, सोना, बाकी के सुख, अटैचमेंट्स, छह शत्रु, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, फिर अपने लिए मान चाहिए, अपने लिए सम्मान चाहिए, अपने लिए प्रमोशन चाहिए, अपने धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अनंत कामनाएं। नीड एंड ग्रीड के बीच हम कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, अपनी नीड को ग्रीड तक ले जाते हैं, ग्रीड को ही नीड समझने लगते हैं। तो ये पूरा जो तीन चक्र हैं, इन चक्रों के अंदर जब तक फंसे रहेंगे, तो फिर हमको आज्ञा चक्र तक की बात सोचने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नीचे के चक्रों में अगर चेतना फंसी हुई है, तो जब लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करते हुए 10 साल हो गए, मुझे कोई थर्ड आई का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कोई कहता है मुझे और ज्यादा साल हो गए, मुझे तो कुछ थर्ड आई का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 साल हुए हैं, उसी में थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं है कि आप 2 साल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 5 साल करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंडिविजुअल की अपनी अंदर की जो स्थिति है,
उस स्थिति के आधार पर आपकी चेतना आगे काम करती है, ऊर्जा ऊपर उठती है। और जब वो हृदय अनाहत चक्र में आती है तो नीचे के जो इस दुनिया के, इस संसार के साथ जो अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे वो ऊपर उठते हुए फिर यहाँ आते आते अनाहत चक्र जो है वो है जितनी भी दूसरों के प्रति भावनाएं हैं हमारे अंदर, करुणा है, दया है, सिंपैथी है, लव है, सभी के प्रति, यानी मेरे जैसा मैं सबके अंदर देखने लगूं, तो वो अनाहत चक्र में उस चेतना का प्रवेश होता है। तो यहां से अब शुद्धिकरण शुरू हुआ। यहां से रजो तमोगुण, रजोगुण, ये दो गुण नीचे रह गए। अब हम सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उसका एंट्री पॉइंट है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से जब आप जुड़ते हैं तो आपके अंदर वो दृष्टि खुलती है जहां दूसरों के प्रति आपके अंदर प्रेम का भाव, सहृदयता का भाव, करुणा का भाव, कि वो भी वही है जो मैं हूं। इस प्रकृति के प्रति अपनत्व का भाव, ये प्रकृति मेरी है, मैं इस प्रकृति का ही एक अंश हूं। तो अपने आप को प्रकृतिमय देखना, प्रकृति को, ब्रह्मांड को अपने अंदर देखना कि मैं इस ब्रह्मांड का एक छोटे सा यूनिट हूं। तो वहां जब चेतना पहुंचती है तो फिर शुरू होता है हमारा आगे का सफर, यानी विशुद्धि चक्र में चेतना आती है। विशुद्धि चक्र से ज्ञान का उदय होता है। ये सरस्वती का स्थान है। अपन कहते हैं ना कि उसके कंठ में सरस्वती विराजती। तो कंठ में सरस्वती का मतलब ज्ञान, बोध। तो फिर करुणा, दया, प्रेम जब जागृत हुआ तो चेतना ऊपर उठी। और फिर सरस्वती का जो चक्र है, जो विशुद्धि चक्र है, उसको विशुद्धि क्यों कहा? क्योंकि अब शुद्ध हो चुका है। अभी तक जो भी मल था इस संसार का, उससे हम निर्मल हो चुके हैं। तो अब विशुद्धि यानी यहां तक आते हैं, अब चेतना शुद्ध हो चुकी है, तभी वो यहां तक आई है। तो विशुद्ध हो चुका है तो यहां पर बौद्धिक विकास होता है। बुद्धि के अंदर वो ज्ञान आता है कि मैं कौन हूं, ये संसार कौन है, ये जो मेरे चारों तरफ लोग हैं ये कौन है। तो बौद्धिक, जिसको बोध कहते हैं, सिद्धार्थ को बोध हुआ, बुद्ध बने। तो यहां आके जब फिर बुद्ध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, सरस्वती जागृत होती है। तो विशुद्धि चक्र जागृत होने का मतलब कि फिर आपके अंदर बोध का जागरण होता है कि मेरा ये अस्तित्व जो है ये क्या है, मैं कौन हूं। विवेक, विवेक का जागरण होता है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें फिर हमारे अंदर बोध होने लगता है, हमको समझ में आने लगता है। और फिर वहां से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी को जब हम योग की भाषा में बात करते हैं तो नीचे से हम आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो ध्यान यहां तक आते आते, ध्यान यानी इतनी चीजों से अपने आप को शुद्ध करते हुए, यम को जब हम मानते हैं तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको जब पालन करेंगे तो
यम हुआ, फिर नयम नियम आते हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो योग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके अंदर भी नीचे से ही शुद्धिकरण शुरू होता है यम नियम से, और फिर ऊपर उठने लगते हैं, और यहां आते आते ध्यान, और फिर ये समाधि। तो सहस्त्रार चक्र जो है वो समाधि, यानी ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र में चेतना स्थिर हो जाती है, यहाँ आके रुक जाती है। तो ये यहाँ के बाद फिर वो ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो होती है, विश्वमय। तो हम बात कर रहे थे कि कंठ में जो चेतना आती है, बोध होने लगता है, शुद्धि हो जाती है, तब फिर यहां पर ऊर्जा आती है। हृदय पवित्र हो गया है, हृदय के अंदर सभी के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, तो हृदय से एक ऊर्जा उठती है, और वो ऊर्जा सीधे यहाँ आके हमारे इस थर्ड आई चक्र पे आकर प्रभाव डालना शुरू करती है। और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि होती है पीछे, यहां से सीध में एकदम पीछे जाएंगे तो बीच में दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं हमारे ब्रेन के, दो हेमिस्फेयर होते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वहां पर बीचों बीच ये एक पीनियल ग्लैंड होता है। सभी में ये इनएक्टिव होता है, मतलब सक्रिय नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के पिछले जन्मों के बहुत ज्यादा काम ऐसे हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, अनहद जी म्यूट कीजिए, अनहद जी म्यूट कीजिए प्लीज। अनहद, तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब एनर्जी का प्रभाव होता है, जब एनर्जी यहाँ आती है, तब पीनियल ग्लैंड जो है वो सक्रिय होने लगता है। और इस पीनियल ग्लैंड से सीक्रेशंस होते हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं इनसे सीक्रेशंस होते हैं, स्त्राव होते हैं, और वो स्त्राव अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। उन सभी के अलग अलग प्रभाव अलग अलग अंगों के लिए होते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में उनके जन्म के साथ ही ये देखने में आता है कि उनके अंदर पारलौकिक चीजें देखने की शक्ति होती है। तो वो उनका पिछला जन्म का काम होता है, जो अब इस जन्म, यानी उन्होंने पिछले जन्म में करते करते उस हाइट तक पहुंच गए थे, फिर उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो वो शक्ति उनकी यहाँ आ गई। तो कम उम्र में ही विवेकानंद हुए हैं, योगानंद हुए हैं, जिनको कि ये शक्तियां पहले से आ रही थी, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। तो इन सबको ये जो शक्तियां थी इनमें कम उम्र में ही एक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि इनका पिछला बैलेंस था। तो इस प्रकार इन सीक्रेशन से अब हम तीन चीजों में इस सीक्रेशन को लगा सकते हैं, जो पीनियल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है। एक तो है बोध के लिए, ज्ञान के लिए, उसको और ज्यादा ज्ञान में लगाएं, ऐसा बोध हो कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मुझे मिल जाए, क्या चीज है ये, और कहीं तक भी मेरा एक्सेस हो जाए। एक छोटा बच्चा है, उसके हाइट जितनी है, तो अगर वो किसी
एल्मीरा से कोई चीज उठाना चाहता है तो उसकी हाइट उसको बाधित करेगी, यानी वो वहां तक नहीं पहुंच रहा उसका हाथ, लेकिन 2-3 साल बाद वो वहां तक इजीली पहुंच जाता है, उस चीज को इजीली लेता है जो चीज वो तब नहीं ले पा रहा था। तो उसी तरह एक्सेस उसका बढ़ गया समय के साथ। तो उसी तरह जब हम ध्यान का एनर्जी लगातार आती है तो हमारी एक्सेस बढ़ती जाती है, हमारा भी समय के साथ इन चीजों के प्रति हमारा जो पहुंच है हमारी वो बढ़ती जाती है। तो या तो उसको हम लगाएं उस अमृत को, वो जो सीक्रेशन है उसको अमृत कह सकते हैं, उस अमृत को या तो हम यूज करें बोध को बढ़ाने के लिए, या दूसरा उसका यूज है आनंद को बढ़ाने के लिए, और तीसरा है इस शरीर को पुष्ट करने के लिए। इस शरीर को देखकर कोई भी कहेगा कि ये इस उम्र में भी इतने वो हैं, कितना चमकदार चेहरा है, ये वो है। तो वो जो पीनियल ग्लैंड को आपने एक्टिवेट किया, तो उसको आपने, आपकी अंदर से इच्छा क्या थी उसी तरीके से वो, क्योंकि वो तीनों चीजें देता है। अगर आप आनंद में हैं कि मुझे पूरा आनंद आ रहा है तो आप उस आनंद में ही रहेंगे। अगर आप शरीर को चाहते हैं कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि, तो वो शरीर में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, तो फिर आपका एक्सेस हो जाएगा इस पूरे ब्रह्मांड को जानने में, आपके जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। आप किसी को भी देखकर उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट और उसका फ्यूचर देख सकते हैं। अपने खुद का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी पास्ट का मतलब ये जीवन नहीं, बल्कि अपने पास्ट लाइव्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। जितना जितना आपकी उस थर्ड आई की ओपनिंग, कंप्लीशन और परफेक्शन, ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो ओपनिंग होती है, आपको पहले से कुछ एहसास होने लगता है आज ऐसा होगा, आज वो आदमी आ सकता है, या किसी व्यक्ति सामने आया तो उसके अंदर के भाव क्या हैं वो आप जानने लगते हो। एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हो, ब्रह्मांडीय उसमें आप बैठे हैं और उसमें आप ट्रैवल करके दूसरे ग्रहों पर जा सकते हो, दूसरी जगहों पर जा सकते हो। ये शरीर आपका यही है और इसी शरीर से कहीं दूसरी जगह भी आप अपने आप को प्रकट कर सकते हो। तो ये थर्ड आई के एक्टिवेशन के बाद जो पावर्स मिलती हैं वो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स जो हैं, जिसमें टेलीपैथी यानी दूसरे के विचारों को आप पढ़ सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जब टेलीपैथी आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका एस्ट्रल गुरुज जो हैं उन गुरुओं से सीधा संपर्क हो जाता है। आप अपने प्रश्न अगर करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, तो उनका जवाब आपको वहां से मिलता है, तो सीधा आप गुरुओं से जुड़ जाते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल के अंदर वो आपको गाइड करने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके अंदर इंट्यूशन पैदा हो जाती है, अंतः प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है। तो ये सारा ज्ञान के लिए उसको जब हम यूज करते हैं, तो फिर ये थर्ड आई के ये सारे आयाम जो है हमारे खुलते जाते हैं। इंट्यूशन जो है वो हमारे अंदर पावर पैदा हो जाती है। हमको पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, शाम को कौन आने वाला है, कल क्या होने वाला है, कोई घटना होने वाली है, पहले पता चल जाती है। तो इंट्यूशन जो है वो, अंतः प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न वो हो जाती है जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है। फिर एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, आप किसी की ऑरा को देख सकते हैं, ऑरा रीडिंग कर सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी का देख सकते हैं कि इसका पास्ट क्या था, इसका फ्यूचर क्या है। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, गुरुओं से संपर्क कर सकते हैं। तो इंट्यूशन, और अब इसमें आपकी इंटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका जब थर्ड आई जागृत हुआ, तो अब आप किस इंटेंशन से उस पावर को यूज करना चाहते हो। जैसा कि मैंने बताया 3 तरीके से आप आनंद में रह सकते हो, सभी चीजों से मुक्त हैं, किसी तरह का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वास्तविकता का आभास हो गया है कि मैं कौन हूं, ये मेरे बहुत से जन्म हैं,
न दुख, दुख कुछ होता नहीं है। ये सब चीजें आपके अंदर जागृत हो जाती हैं, तो आप फिर आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। तो आप चाहें तो आनंद की स्थिति में रहें, चाहे आप अपने शरीर को लंबे समय तक इस दुनिया में रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपनी उस अमृत को अपने उस शरीर को दे दें। अपनी इंटेंशन आपकी क्या है, तो आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है, इस संसार में रह सकता है। और या फिर आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं, अपनी अंत प्रज्ञा को, अंतर्दृष्टि को बढ़ाएं। तो आईज दृष्टि है, और थर्ड आई अंतर्दृष्टि, अंदर की आंख, वो आंख जो बियॉन्ड देख सकती है, फिजिकल और मेटाफिजिकल। वो मेटाफिजिकल को देख सकती है, जो दिखाई नहीं देता उसको भी वो देख सकती है, जो आने वाला है उसको भी वो महसूस कर लेती है। तो उसके किसी के भी, तो जैसे जैसे हमारी ये थर्ड आई की प्रोसेस बढ़ती जाती है, ज्यादा एनर्जी आती जाती है, तो ये भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर अगर आपने इसके ऊपर एक स्थिति पे आकर आपने छोड़ दिया, तो फिर धीरे धीरे ये जो ज्ञान जो मिला या जो शक्ति मिली, वो स्टॉप भी हो जाती है। यानी उसका ये नहीं कि एक बार जागृत होकर यानी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो अब ये स्टार्ट रहेगी, ऐसा नहीं होता। आपको निरंतर उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी से फिर आपको और आगे के स्टेप्स जो हैं वो भी। आज आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, तो वो सारे जो चीजें हैं वो एक साथ आपको आ गई। उनमें से कोई एक चीज आपके पास आ सकती है, दो भी आ सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आप अब उस शक्ति को हैंडल कर रहे हैं, आपकी हैंडलिंग क्या है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं, आपका मेडिटेशन जो है कैसा चल रहा है। तो उसको लगातार, यानी गाड़ी अगर स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है, तो उसको लगातार जिस तरह ईंधन की, फ्यूल की जरूरत होती है, तो उसी तरह से आपको भी अपने मेडिटेशन की पावर जो मिलती है हमको मेडिटेशन से, समाधि से, वो उसको लगातार देनी पड़ेगी। तो फिर इस तरीके से आप पास्ट लाइफ खुद का भी, दूसरों का भी, और टेलीपैथी के जरिए वो कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी रोगी को। अगर आप चाहते हैं ठीक करना, तो खुद एनर्जी लेकर किसी दूसरे को भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स जो हैं ये हमको आती हैं। छठी जो हमारी इंद्री है, छठा जो चक्षु है, ये छठा चक्र जो है, आज्ञा चक्र, इसके सक्रिय होने से ये सारी शक्तियां हमको मिल सकती हैं। और इसके बाद की जो स्थिति होती है, ये विश्वमय शरीर है, यानी विश्व के अंदर हमारी एक्सेस हो गया। तो इसलिए हम जब हमारे शरीरों की स्थिति देखते हैं, 7 शरीरों की, तो क्या क्या हो गए? अन्नमय कोश, ये जो अन्न से बना हुआ शरीर है, फिजिकल बॉडी। फिर प्राणमय कोश, ये जो सांस लगातार चल रही है, और फिर ये सांस जो प्राण अंदर जाता है, ये प्राण फिर 5 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राणमय कोश। फिर मनोमय कोश, यानी मन हमारा, मेंटल बॉडी। उस मन के अंदर जितना कुछ भी है, ध्यान में उसको हम शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश, यानी इंटेलेक्ट, बोध जो हमको होता है ना कि मुझे ज्ञान हो, तो वो ज्ञान जो है वो विज्ञानमय कोश। फिर आनंदमय कोश, क्योंकि अब हम वहां तक पहुंच गए जो हृदय क्षेत्र में, जहां हमारा आत्मा है, आत्मा का जो निवास है, जो उस सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का जो रूप है, वो उस आनंद में कोश में जब हम पहुंच जाते हैं, तो फिर बाहरी आनंद का कोई अर्थ नहीं रहता, उस आनंद में ही रहते हैं। और उसके बाद विश्वमय कोश, यानी हम चेतना से ऊपर उठते जा रहे हैं, विश्वमय कोश में आ गए, थर्ड आई पे आ गए, पूरे विश्व के का साथ हमारा एक्सेस हो गया। और फिर निर्वाणमय कोश, जब यहां चेतना आ गई निर्वाणमय कोश, तो इस शरीर से मुक्त हो गए। अब इस शरीर, विदेह बोलते हैं, राजा जनक को
विदेह बोलते थे, सीता जी को विदेह नंदिनी बोलते। विदेह मीन्स इस शरीर में रहते हुए इस शरीर के एहसास से मुक्त हो गए, तो वो निर्वाणिक बॉडी जो है वो यहाँ आ जाती है। तो ये 7 शरीरों की जो ये यात्रा है, उसके अंदर ये छठा, ये जो छठी इंद्री है, ये जो ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु है, थर्ड आई है, ये जितने भी नाम हैं, ये सारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मतलब जगह है जहां हम पहुंचते हैं हमारे इवोल्यूशन के दौर में। और फिर उसके बाद, यहाँ के बाद फिर हमारी अगली जो स्थिति होती है वो होती है इस पूरे शरीर से ही मुक्त होकर इस संसार में उस तरीके से रह सकते हैं कि जब जहां हमको इस संसार की किसी भी तरह की कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अटैचमेंट नहीं है, पूरी तरह से वैराग्य की भावनाओं से आनंद की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको अभी आज विश्राम देंगे। अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सतपाल जी, जी और सब्जेक्ट और हो गया आपका? हाँ, मेरा ओवर हो गया। ओ- अभी ओके कुछ मास्टर, अब किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो सतपाल जी से पूछ सकते हैं, और कोई अपना ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। आइए, हैंड रेज कीजिए। सरस्वती जी बोलिए। नमस्ते मास्टर। जी नमस्ते। मैं कर्नाटका से मैसूर से बात कर रही हूँ। जी आज का ध्यान सच में बहुत अच्छा था मास्टर। जी थैंक यू। मेरा एक डाउट था मास्टर। हम्म। अभी हम लोग कैसे यकीन करें कि अगर हम लोगों ध्यान से ही लगे रहेंगे तो हमारा थर्ड आई ओपन कब होगा मास्टर? प्रश्न आपका जो है, इसके लिए मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन ठीक है, इसको प्रश्न के रूप में अपन बात करते हैं। ये कॉमन सी बात है, हर एक के मन में बात आती है कि मेरा थर्ड आई कब ओपन होगा। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि कोई 20 साल से कर रहा है लेकिन वो कहता है कि मुझे अभी तक थर्ड आई का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई 2 साल से कर रहा है, वो कहता है कि मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली ये आपकी अंदर की स्थिति क्या है, आप किन चक्रों में अभी उलझे हुए हैं, आपके कौन कौन से चक्र ऐसे हैं जो आपकी सारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। देखिए, आपने पैसा कमाया, अब आपने पैसा कमाया, मेहनत से कमाया, उसके बाद आपके ऊपर कर्ज पहले का चढ़ा हुआ है, तो आपने वो पैसा लाके उस कर्ज वाले को दे दिया। आपके पास क्या बचा? जीरो। यानी आप जहां थे वहीं खड़े हैं। उसी तरह से जब हम ध्यान में एनर्जी लेते हैं, अगर हमारे अंदर पहले से नेगेटिव इमोशंस है, क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो डाल दें। कैसे वो ऊर्जा हमारे काम आएगी? वो ऊर्जा तो आपने डाल दो। और पे कर दिया ना। वो ऊर्जा आपने जितनी कमाई, वो ऊर्जा आपने गंवाई। वो दूसरी क्योंकि नकारात्मक सोच, नेगेटिव इमोशन, ये सारा जो है ये सारा हमारी ऊर्जा को खा जाता है, खत्म कर देता है। तो हमारे जो चक्र हैं, वो चक्र ब्लॉक्ड रहते हैं, वहां से ऊर्जा का फ्लो नहीं होता है, वहीं पर आपकी चेतना अटकी हुई है। तो आप अपने अंदर झांके कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा जबकि दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है। अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मेरे को थर्ड आई एक्सपीरियंस हो रहा, तो अब आपको ये सोचना है कि क्या स्थिति है उसकी और क्या मेरी, कहाँ मैं अटका हुआ हूं।
वो आपको अपने अंदर खुद ढूंढना है। आपके घर में कोई चीज खो गई, वो दूसरा कोई ढूंढ के नहीं दे सकता। आप ही को देखना होगा कि क्या हुआ है, कहाँ खोई है, कहाँ रख दी है। तो उसी तरह आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका बचपन का कोई बुरा अनुभव अभी तक आपका पीछा ना छोड़ रहा हो। आप उस बात को लेकर इतने ज्यादा अपने माइंड में या उस नेगेटिविटी को लेकर घूम रहे हैं कि वो सारी एनर्जी आपकी उस एक इमोशन में खर्च हो जाती है। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि मैं कहाँ हूँ, मेरे आनंद में, मेरे ब्लिस में कहाँ अवरोध आ रहा है, बाधा कहाँ है। वो बाधा आप अपने अंदर ढूंढेंगे तो मिलेगी। किसी से आप खुश नहीं हैं, किसी सिचुएशन से खुश नहीं है, किसी एनवायरनमेंट से खुश नहीं है, सराउंडिंग से खुश नहीं है, किसी फैमिली मेंबर से खुश नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीजें हैं, पहले हमको अपने आप को, अपनी चेतना को नीचे से ऊपर लाना है। यानी कि मूलाधार के अंदर हम क्या क्या है, पशुवत जीवन जीते हैं, हाँ सिर्फ मास्टर। खाना पीना सोना, ये जो। फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, हमारा मणिपुर चक्र आता है, जहां हम इस संसार का सारा ऐश्वर्य चाहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान को बोल के आते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं अगले साल फिर आऊंगा। यानी सारा कुछ हमारा इस संसार को चीजें पाने के लिए सारी एनर्जी लग रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी हम यूनिवर्स को धोखा नहीं दे सकते। आप वहां सारी खबर है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो पल पल का हिसाब ऊपर है। तो यूनिवर्स से जब आप जुड़े, तो यूनिवर्स आपके अंदर चेक कर लेता है कि इनके अंदर की स्थिति क्या है। तो जो मास्टर्स हुए हैं, बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने पहले अपने आप को नीचे से ऊपर उठाया है, मूलाधार से ऊपर लेकर आए, अनाहत तक लाए, अनाहत से फिर विशुद्धि पर लाए, विशुद्धि से फिर उन्होंने आज्ञा चक्र। तो थर्ड आई का खुलना ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मेरा उद्देश्य है कि थर्ड आई खुले। थर्ड आई का खुलना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्रिया है, वो होगी ही अगर आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे जो बातें हमने अभी आज की थी। तो वो थर्ड आई तो ऑटोमेटिक होगा। हाँ हाँ। आप अपने किसी गुरु का ध्यान कीजिए, किसी गुरु को ध्यान में बोलिए कि गुरु मुझे इन चीजों से, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे गाइड करो। तो जब किसी गुरु से आप निरंतर ऐसी बात करेंगे, जुड़ेंगे, तो वो गुरु आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आप कहाँ अटके हुए हो। वहां से जब वो आपको निकालेंगे, तो जब वहां की डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, तब फिर आपको वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, तो फिर आपका थर्ड आई खुल जाएगा। मास्टर मेरा एक सवाल और है कि राइट टाइम कौन सा है ध्यान करने के लिए, और कितना टाइम ध्यान करना परफेक्ट है मास्टर? देखिए, पहली बात तो ये है कि एटीएम को याद रखिए। एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी टाइम इज गुड फॉर मेडिटेशन। तो पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं है। ओके। आपको सूट क्या करता है, आपको मॉर्निंग सूट करता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम, आपको डे टाइम शूट करता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम, आपको रात को 12 बजे शूट करता है। ये रिकमेंड किया जाता है कि सुबह 3 बजे से लेके और 6 बजे तक का जो टाइम होता है, वो योगियों का टाइम होता है। अच्छा। और ऐसे टाइम में जो गुरुज होते हैं, एस्ट्रल गुरुज होते हैं, वो भी जागते हैं और पूरा उसको देखते हैं। ये जागने का, इस यूनिवर्स के जागने का टाइम है। तो ये अगर कोई कर सकता है, तो वो अगर इस समय को करेगा। बट इसको कहीं भी कोई ऐसा ना समझे कि ये ही जरूरी है, जरूरी नहीं है, बट इट इज बेटर। मतलब ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है
वो 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। तो इसमें अगर आप जैसे 5 बजे उठ के बैठ जाए, दूसरी बात कि कितना समय करूं, तो समय का ये कि आपकी जो एज है उतने मिनट्स तो बेसिक चीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक। 40 ईयर्स हैं तो 40 मिनट्स करना है। अब 40 मिनट्स एक साथ बैठना मुश्किल है, तो 20 मिनट्स मॉर्निंग में, 20 मिनट्स इवनिंग में, ये कर सकते हैं। ये हुआ एक जनरल बेसिक टाइम, इतना तो होना चाहिए ना। ये अगर आप 60 साल के हैं तो 60 मिनट। बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर पर्पस है कि मुझे कोई बीमारी दूर करनी है, मुझे कोई रोग है शरीर में, तो फिर आपको ये टाइम बढ़ा देना चाहिए ताकि उतनी एनर्जी एक्स्ट्रा मिले, ताकि वो एनर्जी बॉडी उस बीमारी पे काम कर सके। तो कुछ लोग जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो फिर उनको 4 घंटे 6 घंटे उनको पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा की रात एनर्जी बहुत बढ़ी हुई होती है, तो 3 दिन, पूर्णिमा से एक रात पहले, पूर्णिमा की रात और पूर्णिमा की एक रात बाद वाला, तो ये 3 दिन का मेडिटेशन तो सभी को करना ही चाहिए। इसमें जितना आप करते हैं उसका 3 टाइम्स ज्यादा आपको एनर्जी मिल जाती है। फिर दूसरा, पिरामिड अगर अवेलेबल है कहीं आसपास तो उसमें जाकर बैठिए, तो वहां आपको 3 टाइम्स एनर्जी मिल जाती है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं तो वहां भी आपको 3 टाइम्स एनर्जी मिलती है। और एस्ट्रल सर्जरी एक होता है। एस्ट्रल सर्जरी का मीन्स जो सिस्ट एंड ट्यूमर्स हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उनको भी उस ऊर्जा के द्वारा, जो ग्रुप की एनर्जी होती है ना, वो अंदर काम करती है, तो वो भी उस एनर्जी से वो जो ट्यूमर है उनके साइज कम होने लगते हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एस्ट्रल सर्जरी कहलाती है। वो ग्रुप मेडिटेशन, तो 4 तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल अपने घर पे रह के, ग्रुप यानी आपके घर के 4-6 मेंबर मिल जाएं या पड़ोस के मिल जाएं, कहीं आप ऐसी जगह तय कर लें पार्क में या कहीं भी जगह, कम्युनिटी हॉल में, वहाँ ज्यादातर लोग एक साथ बैठ के, तो वो जो एक साथ बैठ के जो ज्यादा लोग करते हैं तो वो ग्रुप मेडिटेशन कहलाता है। उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और फिर होता है आपका पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करना। पिरामिड कैप भी आप बाजार से खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो पिरामिड कैप लगा के ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद आता है पूर्णिमा ध्यान, तो पूर्णिमा के दिन भी आप ये ध्यान करेंगे तो एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। और थर्ड आई के लिए यही है कि आप इस बात को ना सोचें कि मेरा क्यों थर्ड आई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। अपने अंदर से क्लीनलीनेस, शुद्धिकरण, जैसे मैंने कहा था ना कि योग में भी यही अष्टांग योग कहलाता है। 8 स्टेप्स हैं, जिसमें पहले 2 हैं शुद्धि करना, विचारों की शुद्धि। हर तरह से हम अपने आप को कैसे करें, उसमें सत्य, हमेशा सही बोलना, सत्य बोलना, किसी के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस जो सत्य है वो सत्य, उसी को मैं बिलीव करता हूँ, उसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो सत्य, अहिंसा, किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना, ना विचारों से, ना वाणी से, ना हाथ से, किसी को मारना पीटना, ऐसा तो अहिंसा हो गई। अस्तेय, अस्तेय मीन्स अनअधिकृत, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उस चीज को नहीं लेना, उसको बोलते हैं चोरी ना करना। चोरी का यही मतलब नहीं है कि खाली छुपा के कोई चीज लेना। अगर कोई ऐसी चीज ले रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आप पैसा ले रहे, सैलरी ले रहे, लेकिन काम नहीं कर रहे, जितना काम एक्सपर्ट किया जाता है वो नहीं कर रहे, तो वो अस्तेय है, वो चोरी है। तो उसको नहीं करना, अस्तेय, चोरी ना करना। अनधिकृत, जिस पर अधिकार नहीं है वो चीज को नहीं लेना। अपरिग्रह, इकट्ठा ना करना, संचय ना करना। हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है, इकट्ठा करना, पैसा भी इकट्ठा हो, प्रॉपर्टी भी इकट्ठी हो, खाने पीने की चीजें भी इकट्ठी हो। तो अपरिग्रह, इन सबसे मुक्त रहना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के ध्यान में रहना कि वही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।
तो ब्रह्म के अस्तित्व को अपने अंदर महसूस करना और ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसके प्रति अपने आप को जिम्मेदार मानना कि ये मैं हूं और ये सब मेरे अंदर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में वही इस ब्रह्मांड में, वही 5 तत्वों से ये बना है, वही 5 तत्व से मैं बना हूं। वो परमात्मा चला रहा है, ये जीवात्मा चला रहा है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के प्रति जागरूक रहकर जीना, तो ये इस तरीके से जो अष्टांग योग में बताया गया है वही यहाँ पर हम कहते हैं शुद्ध होना। तो वो भी शुद्ध होना है और हम अपने विचारों में शुद्धि लाएं। फिर हमारा जो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य ये जो सब कुछ है इनको दूर करें, तो फिर आपकी जो ऊर्जा है, फिर आपका ध्यान जो है वो बहुत तेजी से आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने में लगेगा। अदरवाइज ये ऊर्जा दूसरे कामों में खर्च हो रही है। ओके। सच में मास्टर, मैं तो पहले बहुत क्रोधित करती थी। फिलहाल अभी मैं बहुत शांत में, और घर में भी हमारे हस्बैंड और बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। पहले जब थी, अभी आप वैसे नहीं हो, फुल अलग से हो, प्रशांत में अकेले। फेस्टिवल में कोई और कोई शादी वगैरह में, शादी वगैरह कोई चलता है तो वहां जाने के लिए मन नहीं करता मास्टर। जो भी रिश्तेदार हैं वो तो सभी डांटते हैं मुझे, क्यों आप बाहर नहीं जाते हो, घुल मिलते हो नहीं, लोगों में मिलो, जुल मिलो। मगर मन नहीं होता मास्टर, क्यों मास्टर, वो डांटते हैं हम मुझे। पहले तो बहुत घुल मिलती थी, अभी आप क्यों नहीं मिलती हो, क्यों नहीं बाहर आती हो। सिर्फ मन इतना कहता है ध्यान करो, एकांत में रहो, शांत रहो। क्या ये गलत है कि ठीक है मास्टर? नहीं, ये ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे अपने अंदर की, उससे आपका इंट्रोडक्शन होगा कि सारा सुख मेरे अंदर ही है, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। और धीरे धीरे वो जो एनर्जी आपकी है वो आपको थर्ड आई एक्सपीरियंस भी जल्दी करवा देगी। बस इंटेंशन जो है वो आप रखो कि मैं शुद्ध होता जा रहा हूँ और मुझे मास्टर्स गाइड कर रहे हैं और जल्द ही मेरे को उनसे बात भी हो जाएगी। तो थर्ड आई ओपन होते ही तो हमारी उनके साथ सीधे बात होने लगती है ना, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह के एक्सपीरियंस होने लगते हैं। तो जस्ट अपनी इंटेंशन को उसके प्रति अच्छा रखना है, गुरु के साथ जुड़ने का भाव कि हमको गुरु का मार्गदर्शन मिले। तो जब तक किसी गुरु से हमको हम जुड़ते नहीं है ना, तो फास्ट नहीं होती है। अदरवाइज हम अपने, पर फिर भी आप जो कर रहे हैं उस। यस परमवीर सिंह जी, आप बोलिए। जी मैम, पहले तो थैंक यू महाअवतार फाउंडेशन का, सुमित्रा जी, आप जो परमानेंट हमें इस तरीके से जोड़ के रखते हैं, टीच करते हैं। और आज जो आए सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सबसे पहले तो ये। और पता नहीं सर क्या अच्छे मैं आपको कल के लिए बता देती हूँ कि कल पूर्णिमा ध्यान रहेगा 9 to 12, और जी बहुत मैम जी। ज्यादा एनर्जी फ्लो रहेगा। आप भी और अपने आसपास के लोगों को भी, जो जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना एनर्जी जी फ्लो मैम। ज्यादा रहेगा। तो कोशिश कीजिए, लेकिन मतलब कल जुड़ने का और ध्यान में आने का। एक्चुअल में उसमें बड़े बड़े जी मैम। मास्टर आएंगे, जो वो कहते हैं ना कि ओके बहुत मैम। ही जो ध्यान जो उसे टाइम से ध्यान में जो आ रहे हैं, और जिन्होंने थर्ड आई क्या, एस्टर ट्रेवल और सिल्वर कार्ड सब कुछ जान चुके हैं, जो वो कल आने वाले जी हैं। एक्चुअल में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा मास्टर, क्योंकि वो जी तेलुगु में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। आप लैंग्वेज को जी। जी इग्नोर करके सिर्फ अपने ध्यान की बात, ध्यान पे फोकस कीजिए। ये मेरा सबसे जी। नंबर निवेदन है कि कल के ध्यान में आप लैंग्वेज को ना दे सोच के अपने ध्यान को फोकस कीजिए। थैंक यू। ओके मास्टर। जी। थैंक यू। और एक यस। मेरा क्वेश्चन था सर जी से। हाँ जी तो मैम, वो ये बोलिए था कि पहले। जैसे सर ने बताया कि हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है, ये इनमें श्वास हमारी चलती है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जब हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है, हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो श्वास सुषुम्ना में चलने लग जाती है, एक ही नाड़ी में। तो वो हमारा ध्यान का समय होता है। लेकिन वो समय कुछ डिसाइडेड भी है, जैसे शाम को 9:40 से 10:20 के बीच में सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, या जैसे शाम को 5:40 से 6:20 में हो जाती है। तो ऐसा जी भी जी, कुछ है क्या? ये जो जी चार घड़ी, जो चार मतलब पूरा दिन की जो 4 घड़ी है उसमें बांटा गया है। तो हर 4 घड़ी जी के बाद 56 मिनट के लिए आपकी जो
सुषुम्ना नाड़ी पर वो चलती है। सुषुम्ना उस नाड़ी समय का योग चलने ज्यादा का, अच्छा रहता है? उस समय सिर्फ ध्यान और पूजा पाठ का ही समय होता है वो। उस समय में दूसरे कोई कार्य इतनी ज्यादा उसमें नहीं होती। अच्छा अच्छा, वो समय बेस्ट रहता है सिर्फ ध्यान के लिए, ध्यान और जो भी ध्यान के आपने योग साधना करनी है या सिद्धि करनी है, जो भी कुछ करना है, सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ ध्यान और पूजा ये सब किए जा सकते हैं। बाकी जैसे यात्रा नहीं की जा सकती, यात्रा वर्जित होती है सुषुम्ना नाड़ी में। घर से बाहर निकलना सुषुम्ना नाड़ी में कभी नहीं निकलना चाहिए। ये सब वो है कि जब सुषुम्ना नाड़ी कुछ कार्यों के लिए ही ठीक होता है। जो चौ घड़ियां है ना, 4 घड़ियां जब बदलती है, परिवर्तित जी होती हैं, तो उसी समय से सिर्फ 56 मिनट का टाइम होता है सुषुम्ना नाड़ी का। तो आप देख लीजिए कि आपकी सांसें दोनों जब दोनों नस्टल से सांस चल रही है, तो सोचिए, समझ लीजिए कि नोस्टल आपका जो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। जी जी अदरवाइज जी एक जी। ही नोस्टल से सांस आ रही होती है, तो आप देखेंगे, ऐसे महसूस करेंगे कि जो लेफ्ट साइड की इड़ा होती है और राइट साइड की पिंगला होती है। तो जी जी जब भी आप वैसे, अगर नाड़ियों पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं आपको कि नाड़ी पे जी जा रहे हैं, तो आप जैसे घर से बाहर कदम रख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो अपनी सांस को चेक कीजिए। ऐसे करके जी। सांस को चेक कीजिए, और जो आपकी सांस चल रही है वही पैर बाहर घर से निकालिए। तो आप कामयाब, काम जो आप करने जा रहे हैं, कुछ भी करने कर सोचा है, उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके। और जैसे एक चीज यस ये बताते सत्यपाल हैं जी, कि हाँ। जैसे हम ध्यान करते हैं तो गुस्सा पे या बाघ शर्म पे ज्यादा ध्यान एक्टिव हो जाता है, कुछ इस तरीके से है जी क्या जी जी, इसमें? ये सब चीजें महत्व रखती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हैं। जो चीजें आई हैं, लिखित में आई हैं या सुनने में या बोलने में आई हैं, उनका हर चीज का अस्तित्व है। बाघ चरम जो होता है, वो बाघ चरम तो खैर वैसे तो अहिंसा में आ जाता है, उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। उसकी बजाय जी हमें जी कॉटन का जो गद्दी बना होता है, जो मतलब रुई जी का गद्दी बना के, और उस पे बैठना चाहिए, और एक ही गद्दी यूज करनी चाहिए। रोज रोज अलग अलग से गद्दियां यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी गद्दी एक होती है, वो भी ध्यान में जो होता है वो भी एक्टिव हो जाती है, और वो और जैसे डेली आपको बेड वगैरह पे बैठ सकते हैं मैम, जैसे नहीं, ऊपर या बैठ नीचे ही सकते बैठ? में कोई मनाही नहीं है। कहीं पे भी ओके, बैठ के कर सकते हो। बेस्ट। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, किसी जी। भी कार्य के लिए परफेक्शन चाहिए, तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ही आसन रखना चाहिए। अपने आसन को किसी और को मत दीजिए। उसको खुद यूज करना तो खुद ही यूज कीजिए, और उसकी स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके मैम, देख थैंक यू मैम। देखिए, ये जो बात है ना, बैठने के लिए कैसा आसन हो, ये सब चीजें इफेक्ट डालती हैं। यही कारण है कि कोई कहता है कि मुझे 2 साल में असर दिख गया या रिजल्ट मिल गया, कोई कहता है मुझे 20 साल में भी नहीं मिला, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसीजर है। उसको सिंपलीफाई कर दिया गया है। हम कहते हैं एनी टाइम मेडिटेशन, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, ट्रेन में भी जा रहे हो तो भी कर लो, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को अंतर्मुखी करें, बाहर की चीजों से आप इफेक्टेड ना हो, मौन भी रखें। लेकिन जी अगर जी आप अपने घर में अपना एक अलग मेडिटेशन रूम बनाएं, छोटा सा, भले ही उसमें आप 2 आदमी बैठ सके, एक बैठ सके, उसको लॉक एंड की में रखें, उसको अपने हाथ से साफ करें, अपना आसन रखें, उस आसन पे बैठे, क्योंकि जो एनर्जी ऊपर से आती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आती है, वो धरती में चली जाती है। उसके बीच में एक रोक लगाना जरूरी है। तो व्याघ्र चर्म वगैरह जो लगाए जाते थे, उसके पीछे ये होता था कि ऐसा जो एनर्जी का जो फ्लो है वो नीचे ना चला जाए, वो निकल ना जाए आपके, तो बॉडी के अंदर ही रोटेट होता रहे, वापस घूम जाए। अदरवाइज वो क्या, फ्लो एक ऊपर से आ रहा है और नीचे से अर्थ में चला जाता है। अर्थ में चला जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर आसन हो। इसके अलावा जहां आप बैठते हैं वो जगह ऐसी हो कि जहां हर कोई ना आता जाता हो, क्योंकि जिस तरह का आदमी आएगा, जिस ऑरा को लेके आएगा, अगर कोई गुस्से में उधर वहां आया है और कोई चीज कुछ बोल रहा है, कर रहा है, उस जगह की एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप अपना जो बेस्ट रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब आप अपना मेडिटेशन का प्लेस, उसको थोड़ा सा
जैसे कहते हैं ना, डिवाइन एक एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, दिव्य एक वातावरण, कोई जी कोई फूल हल्का खुशबूदार रख देंगे, कुछ इस तरह का वातावरण ऐसा बनाएंगे, सफाई करेंगे, वहां एक अच्छा वो करके बैठेंगे। तो क्या है कि हम किससे जुड़ने जा रहे हैं, हम हम किसी दिव्य अनुभव को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट, अगर वहां दिव्यता नहीं रहेगी तो फिर हमको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेट मिलेगा। इसलिए अपना जहां तक संभव हो अपना मेडिटेशन रूम लॉक एंड की में रखें, खुद ही खोलें, उसको साफ करें। वहां पर कोई ऐसी चीजें जला सकते हैं जहां से कि अच्छी खुशबू आती है, और कुछ फ्लावर्स रख सकते हैं। तो जितना ये सब करेंगे उतना ही आपको अपने अंदर से अच्छा फील होगा, और अंदर से अच्छा फील होना मेडिटेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है। कि अगर आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? अगर आप, जी बिल्कुल। आपका वातावरण ही ठीक नहीं है, आप कहीं से शोर आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप उसके प्रति भी थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, ये क्यों जोर से बोल रहा है, ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही, तो फिर आपका ध्यान नहीं हो रहा है, आपका ध्यान वहां जा रहा है, फिर ध्यान है ही नहीं। माइंडफुल एक्टिविटी, आप माइंडफुल हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं बस, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है, तो वो शुरू में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं वन में जाना, पहाड़ पे जाना, जंगल में जाना, वहां जाके ध्यान करना, सो दैट एनवायरमेंटल जो डिस्टरबेंसेस हैं, जो जो घरों में नेचुरली हो जाते हैं, इसीलिए वो जैसे रात को करना, रात को 3 बजे से 6 बजे तक पूरी पूरी प्रकृति में सभी लोग, शांत। कोई शोर नहीं होता, कुछ नहीं होता, इवन ट्रैफिक का भी वो नहीं होता, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो टाइम सबसे अच्छा टाइम है। आप अपने बिस्तर से उठ जाएं और कहीं जो भी जगह है है अपना आसन, जो वहां जाके बैठ जाएं, कहीं पूजा का रूम बना रखा है तो उसमें जाके बैठ जाएं, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी आप कनेक्ट होंगे अपने आप से। ध्यान का मतलब अपने आप से कनेक्ट होना और दुनिया से डिस्कनेक्ट होना। जब जी तक आप दुनिया से कनेक्टेड रहेंगे तो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अपने आप से कनेक्ट होना भी, आपकी जो सिल्वर कॉर्ड है हार्ट से निकली यहाँ से गई, वो सिल्वर कॉर्ड वो जितनी है उतनी रहेगी, उसका साइज तभी बढ़ेगा जब आपकी एनर्जी उसको मिलेगी। और एनर्जी अगर बिखर रही है तो जब तक इकट्ठी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एनर्जी को इकट्ठी करने के लिए आपको वातावरण भी वैसा देना पड़ेगा कि जिससे कि एनर्जी इकट्ठी हो सके। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। ये अलग बात है कि लोगों को ये बताने के लिए कि मेडिटेशन मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, रात को करो, दिन को करो, बस में करो, ट्रेन में करो, ये कहा जाता है। ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि ये तो योगियों का काम है, सन्यासियों का काम है ध्यान, तो इसलिए उसको सिंपलीफाई किया गया है कि कोई भी कभी भी आंख बंद करके बैठ जाए, सांस पे ध्यान देगा तो मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, है ना? एक एक पढ़ रहा है अपने कमरे में बैठ के विद्यार्थी, और एक घूमते हुए पढ़ रहा है, ट्रेन में पढ़ रहा है, बस में पढ़ रहा है, तो दोनों के रिजल्ट में फर्क आएगा। तो एब्सोल्युटली। मेडिटेशन भी कोई ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी करेंगे तो रिजल्ट दोनों का बराबर आएगा। तो इसलिए हर चीज का समय भी है, स्थान भी है, वातावरण भी है, आपके अंदर का वातावरण भी है। अगर आप गुस्से में हैं तो मेडिटेशन में बैठकर बस इतना हो सकता है कि आपका गुस्सा शांत हो जाए, तो आप बैठ जाइए आंख बंद करके, अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। गुस्से में आप नोट करेंगे कि सांस बहुत तेज चल रही है, फिर धीरे धीरे आप थोड़ी देर बाद वेट नोट करेंगे कि सांस बड़ी नॉर्मल हो गई है, लयबद्ध हो गई है, अब धीरे धीरे आ रही। तो ये सब चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन बिना ब्रेक का कोई 40 दिन का अगर आपने तय किया मैं ध्यान करूंगा, तो उसमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। फिर कैसे भी हो आपको वो पूरे 40 दिन पे, तो फिर आपको फील होने लगेगा थर्ड आई एक्सपीरियंसेस और ये सब। तो जब तक आप डिसिप्लिन्ड वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिजल्ट्स भी उसी तरह से स्लो आएंगे, धीरे आएंगे, और उतना
जितना आप चाहते हैं, जो डिजायर है आपकी, उतनी तेजी से नहीं आएंगे। तो इसलिए अपना मेडिटेशन का स्थान तय कीजिए, उसको साफ सुथरा रखिए, वहां पर थोड़ा सा डिवाइन एनवायरनमेंट बनाइए, अपना आसन ऐसा रखिए जहाँ से कि एनर्जी ना वो चली जाए। तो उसके बाद आपको देखिए, डिवाइन मास्टर्स भी आपसे तभी तो संपर्क करेंगे जब वो देखेंगे कि आपने कितना उनके लिए वातावरण बना रखा है, वो तभी तो आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप अपने आप को छोड़िए, उनके लिए वातावरण बनाइए, तो फिर वो आपसे जुड़ेंगे, फिर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। आज का और कोई प्रश्न? यस मास्टर, एनीथिंग एल्स? कोई और किसी का कोई भी सवाल है? यस मैम। यस बोलिए मैम। थैंक मैम मैं सोनिया बोल रही हूँ। जी मैम मैम। मुझे सबसे कुछ बात करनी है। मुझे जी बोलिए मैम। मेडिटेशन से रिलेटेड ही पूछना है, जो सर ने चक्रास के बारे में बताया है। जी। तो मैम चक्रास के बारे में जो सर ने बताया, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, मणिपुर या तो सर ने जैसे विशुद्धि और जो हमारा हार्ट चक्र होता है उनके बारे में बताया। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम उन तीन चक्रों को छोड़ के, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर छोड़ के, हम सीधा अपना हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र पे ध्यान दे सकते हैं? देखिए, नो। ध्यान ध्यान देने में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान तो दे ही सकते जी। हैं। ध्यान देने से आपका क्या वो है, मतलब तो किस तरह ध्यान देना है? मतलब आप ध्यान में जब बैठे तो आप यहाँ ध्यान लगाएं अपना, ऐसा हाँ, है? वही मैं जानना चाहती हूँ। हम्म। जी। ध्यान तो आपको अपनी सांसों पे ही लगा के रखना है ना, बाकी चीजों पे ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? आप अपनी सांस पे ध्यान लगा के रखिए। नहीं सर, मैं वो जानना चाहती हूँ कि फिर कैसे जागृत होंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, जी। जब हमारी प्रवृत्तियां, जब हमारा जीने का ढंग जी। जिस तरह का होता है, हमारा चक्र जो है वो हमको वहां बांधे रहता है। जैसे मैंने बताया कि पशु की तरह जीवन कहाँ होगा, नीचे का जो दो चक्र हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो हम खाने पीने से संतुष्ट हैं। ये खा लिया, वो खा लिया, बाहर गए, होटल में खाया, रेस्टोरेंट में खाया, घर में ये बनाया, ये किया, वो किया, खाना, सोना, बहुत अच्छी नींद आई। डर, ये ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे को कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, ये डर दिन रात, है ना। और सबसे बड़ा मृत्यु का डर है। और फिर मैथुन, यानी अपना वंश आगे चलाना, बच्चे पैदा करना। तो जब इन्हीं चार भावनाओं में आपका जीवन बीत रहा है, जब आप यहीं पर अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं, तो वहां चक्र पे ध्यान करने से क्या होगा? आपको अपने अंदर पहले ये करना है कि इन चीजों से अपने आप को मुक्त करना है ना, इन चीजों से डिटैच होना है ना। फिर दूसरी बात होता है मणिपुर, यानी इस संसार की से जुड़ना। मुझे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, नाम, मेरा ये वो, है ना, कीर्ति मिले, यश मिले, मुझे लोग जाने पहचाने, मैं दान करूं तो लोग समझें, मेरे को बड़ा दानी बताएं, मैं यज्ञ करूं तो सब लोगों को बुला के दिखाऊं मैं ये कर रहा हूं। यानी इस संसार के लिए, इस संसार को खुश करने के लिए, और इस संसार में अपने रिकॉग्निशन के लिए। जी, शो ऑफ के लिए। तो ये जो भावनाएं हैं, ये हमको जोड़ती हैं हमारे इन चक्रों से। यानी हम, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो इन चीजों में आनंद ढूंढ रही है, इन चीजों में सुख ढूंढ रही है, इन चीजों का उद्देश्य है लाइफ का कि मुझे ये सब चीजें मिलती रहें। खाना बढ़िया मिलता रहे, सोने को अच्छा मिलता रहे, घर बढ़िया हो, परिवार में सब सुखी हो, किसी को बीमारी ना हो, कोई जो मैं डिजायर करूं वो पूरी हो जाए। तो ये सब क्या है? वर्ल्डली अफेयर्स। और ये हमारे जो नीचे के तीन चक्र हैं, अगर यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, तो हम वहां पर ही उलझे हुए हैं, ये तीन चक्र में ही हम उलझे हुए। तो आपको अपने अंदर धीरे धीरे वो करना है। बाकी चक्रा एक्टिवेशन एक अलग चीज होती है, उसके लिए हमको इनके बीज मंत्र होते हैं। मूलाधार का लम, जी।
इसका स्वादिष्टान का वम और मणिपुर का रम, फिर अनाहत का यम और यहाँ का हम, फिर ये ओम और फिर ये ओम। तो इस तरीके से जब आप 16 बार आंख बंद करके ये ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और फिर जैसे लम लम लम, इस तरह से लंबा ओम जैसे बोलते हैं ना अपन, तो उस तरीके से आप लम बोलेंगे 16 बार, फिर उसके बाद आप वम बोलेंगे। तो ये एक्टिवेशन हो गया मूलाधार चक्र का, लम जो बोल देंगे। और फिर जब आप लम बोलेंगे तो लाल रंग का ध्यान करेंगे और आपका जो ध्यान जाएगा वो अपने बिल्कुल जहां आप बैठे हैं ना, वहां पर उस पॉइंट पर जो है वो होता है चक्र, है ना, हमारे जेनाइटल्स के और एनस के बीच में होता है। तो जब आप उस पॉइंट पर आपका ध्यान हो और आप लाल रंग का वहां पर इमेजिन करेंगे और लम ध्वनि निकलेगी, ये बीज मंत्र है। तो जब इस तरीके से आप बैठ के करेंगे, फिर जब आप स्वादिष्ठान पे आएंगे तो ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे और उससे थोड़ा सा 2 इंच ऊपर, जहां आपने अभी तक किया था उससे 2 इंच ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर, और वम की ध्वनि करेंगे। तो फिर आप उसी तरह लंबा वम, फिर इस तरह से 16 बार कर सकते हैं। फिर जब आप मणिपुर पे आएंगे तो येलो कलर का ध्यान करेंगे और रम निकालेंगे, है ना, रम, इस तरह करते जाएंगे। तो ये आप सारे चक्रों पर अपना डेली कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक अगर कोई हो रहा है, उससे आप मुक्त होंगे और आपका जो फ्लो है एनर्जी का वो बनने लगेगा। तो इसलिए आप जो इनसे चक्रों की एनर्जी ब्लॉक होने से जो बीमारियां होती हैं हमारे उन पार्ट्स में, वो ठीक होने लगेंगी। तो इसलिए चक्रा एक्टिवेशन भी आप इसको कह सकते हैं और चक्रों को एनर्जाइज करना वो भी कह सकते हैं। तो इन चीजों को करिए तो उस बात पर भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, जो क्योंकि जब मूलाधार चक्र से चेतना मुक्त होने लगती है, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार चक्र में होती है, जब एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है तो ये इन्हीं चक्रों से होती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है और वही होता है निर्वाणिक अवस्था, जब फिर इस संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस जब हम चक्रों की करते हैं तो एक तरह से हमने उन चक्रों को साफ किया, यानी वो रास्ता बनाया जहां से कि वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो ऊपर उठ सके। अगर वो ब्लॉक्ड है तो वो कैसे ऊपर उठेगी शक्ति। तो इसलिए आप इस तरीके से चक्रा ध्यान भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम, वैसे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी। यही जब जैसे फर्स्ट क्लास में जाएगी ना, ग्रेजुएशन नहीं हो सकती, तो उस तरह से कोई चक्राज को छोड़ के आप कंटिन्यूटी में नहीं जा सकती। जी मैम, या तो मैम पता होना जरूरी है ना। हाँ जी जी जी, अभी सर ने इतने अच्छे से समझाया मैम। पर वही आपका जो क्वेश्चन था कि इनको छोड़ के खाली हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और मैम इस मतलब ये मेरी, मैंने वैसे रेकी मास्टर भी हूँ मैं। तो रेकी का एक सिद्धांत होता है कि जब तक कोई एक चक्र मूलाधार से ना चलो, तो हार्ट चक्र पे डायरेक्ट अगर कोई दिक्कत भी है तो भी डायरेक्ट हार्ट हार्ट चक्रा को नहीं छूना होता है। तो पहले मान लो जैसे एक्टिव करने करते करते ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यस मास्टर, काफी समय हो गया लगता है। किसी और का कोई सवाल है मास्टर? यस मनीषा जी मास्टर, बोलिए, मनीषा जी। बोलिए मनीषा जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मेरे को खुजली बहुत होती है, जैसे दर्द होने लग जाता है, खुजली होने लग जाती है, तो बीच में ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, नेचुरली कुछ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे
क्योंकि पहली बार एनर्जी आपके अंदर वो हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, काम कर रही है, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कहीं पर्टिकुलर सर दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, बट उनको वॉच करना है। यानी खुजली हो रही तो खुजाना नहीं है, उसको थोड़ी देर देखना है, ये हो क्या रहा है, ये क्या एक्सपीरियंस है, मेरी स्किन में ऐसा क्या एहसास हो रहा है कि मैं इसको देखूं, दृष्टा। यानी कहीं और हो रहा है, आप इस वक्त एनर्जी बॉडी में बैठे हैं, आपका जो ध्यान है, ध्यान का मतलब आप एनर्जी बॉडी में एक्टिवेट हो चुके हैं, और अपने आप को इससे डिटैच करना है, दूर करना है। तो एक थर्ड पर्सन की तरह, एक दृष्टा की तरह देखना है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे अंदर हो रहा है, मुझे खुजली हो रही है ऐसा नहीं, मेरे शरीर को खुजली हो रही है, तो मैं देखूं कि ये क्या चीज है। तो जब आप वहां लगातार अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे तो वो खुजली गायब हो जाएगी। ओके। क्योंकि ना फिर वो ध्यान से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, तो बीच बीच में फिर हिलने लग जाती हूँ, कोई पैरों में दर्द होगा, कभी कुछ होता है, कभी कुछ वो होता है। उन चीजों को आपको सिर्फ दृष्टा की तरह देखना, एक दर्शक की तरह देखना, ये है क्या, ये दर्द पहले नहीं था, अब क्या हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बैठने का तरीका गलत है। सुख स्थिरम सुखम आसनम, सुख में बैठो, सुख के साथ बैठो, मन स्थिर हो, मन ऐसा ना हो कि वो दर्द में घूमता रहे। अगर दर्द हो रहा है, मन आपका दर्द में घूम रहा है, तो आपका ध्यान नहीं हो रहा है। तो ऐसे आसन में बैठो जहां मन स्थिर रह सके और शरीर सुख महसूस कर सके। तो स्थिरम सुखम आसनम, वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं जब बैठा हूँ, चाहे चेयर पे बैठ जाएं, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो नीचे बैठ जाएं, इवन लेट भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैठने में मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप लेटे पर वो जो रूल है सांस का, वो फॉलो करना है। पैर क्रॉस करने होते हैं लेट लेट के। यस यस। हाँ, क्रॉस तो कर, एक्चुअली क्रॉस करने का पीछे लॉजिक ये है ना कि एनर्जी का फ्लो बनेगा ना, जब आप पूरे बॉडी में जो है ना उंगलियों को यूं फंसाते हैं तो ये फ्लो बन गया, ऊर्जा घूमेगी ना पूरे उसमें। तो हाँ हमने जी। जहां जहां भी अलग है उसको एक कर दिया, तो लॉक्स कर दिए ना, तो पैर लॉक कर वैसे दिया, हाथ लॉक कर वैसे दिए। मुझे 45 डेज हो गए करते हुए अभी तक तो, लेकिन अभी भी ये सब एक्सपीरियंस हो ही रहे हैं मुझे, कभी हाँ, खुजली का, कभी दर्द अब का। अभी अभी ये और बढ़ेंगे ओके। ये मैम अभी ये टॉक्सिन आपके रिलीज हो रहे हैं और ये सब एहसास आते हैं, ध्यान में आप आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ध्यान लगाना आपका लगना चालू हो गया है आपका। ओके। अभी हो सकता है जो भी और अंदर से ज्यादा ज्यादा हो, हम्म, बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही टेस्ट है आपका, वही गुरु आपकी वो लेते हैं कि ये कितना कमिटेड है। ओके। तो जैसे जैसे ये तकलीफें बढ़ती हैं, वैसे वैसे समझिए कि मैं सही जा रहा हूँ, हम्म। है ना, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरा ध्यान हो रहा है। और अगर कुछ नहीं हो रहा, कहीं दर्द नहीं, कोई खुजली नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि मैं कहीं ना कहीं सही वो नहीं हो रहा, यानी फ्रीक्वेंसी जो है ना, कि आप जब ये चलाते हैं अपना टीवी कोई चलाते हैं, तो एक पर्टिकुलर चैनल देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको लाना पड़ता है। तो अगर वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है अभी मुझे फ्रीक्वेंसी को अभी और सेट करना है। तो इस तरीके से अंदर से जो फ्रीक्वेंसी सेट जिस दिन हो जाएगी, तो अभी आपका क्या चल रहा है, वो पीरियड चल रहा है जहां आप फ्रीक्वेंसी को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन वो मिल गया, जिस दिन वो हो गया, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। यस मास्टर। किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए मास्टर। सत्यपाल जी, सरस्वती मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ मास्टर। यस मास्टर, मैम। अभी मास्टर ने कहा कि लम और वम, वम के ऊपर कुछ और आगे का, उसको मैं रम। मिस की थी। रम रम, रम, लम, वम, वम, रम, उसके बाद रम। रम, राम राम कह सकते हैं आप, राम रम जो भी आप, राम हाँ भी। ठीक है। ठीक है मास्टर। जी, थैंक यू मास्टर। थैंक यू वेलकम। मास्टर। यस मास्टर, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो ठीक है पूछिए, वरना आज का ध्यान सत्र यहीं पे समाप्ति की ओर बढ़े।
यस सतपाल जी। जी, थैंक यू। करते हैं फिर, आज एंड करते हैं। और यस, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया और बहुत ही मतलब उच्च कोटि का आप ये का जो ज्ञान है वो एक मतलब हाई लेवल का ज्ञान। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। तो समाप्ति की ओर चलते हैं तो सतपाल जी, गुड नाइट। जी जी जी, गुड नाइट, सभी ओके, को आत्मवंदन। सभी थैंक को यू मास्टर। थैंक यू ऑल, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। वेलकम। मास्टर मास्टर। जी यस बोलिए। मास्टर। मैडम मैं ये रमेश बोल रहा हूँ। जी रमेश जी, बोलिए। आज बहुत देर से आए हो आप। मैडम हाँ, मैं देर से आया था। अभी जो ध्यान मास्टर सर की जो स्पीच थी, मैं उसको बड़ी जी ध्यान जी। से सुना। तो आज जब जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे को एक अलग एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं 62 साल का हूँ। और हम्म मैंने फादर को जब वो मतलब 40 साल के थे और तब मैं दस हम्म। साल का था, मैंने उस इमेज में देखा। तो मैं इसमें क्या समझूं? आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है ये मास्टर। हाँ। एस्ट्रल ट्रैवल अभी आप में सतपाल जी ने समझा। सतपाल जी सुन रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूँ। तो बताइए इन्हें। देखिए, क्या होता है कि हम अपने मनोमय कोश, यानी जो हमारा मेंटल बॉडी होता है, हम्म उसके अंदर एस्ट्रल ट्रैवल का जो एक पावर होती है, वो हम्म। जागृत होती है। तो ठीक है। हमारा जितना भी एक्सपीरियंस स्वप्न में होता है या मेडिटेशन में होता है, ये सारा जो होता है, ये हमारी चेतना के अंदर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम्म उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो उस वक्त एक्टिवेट हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम्म। ध्यान ध्यान की एनर्जी जब लगती है तो हमारे सबकॉन्शियस की चीजें एक्टिवेट होकर हमारे मन में एक्टिवेट हो जाती है। अब ये आपने बैक देखा अपना, है ना, कि भाई मेरी उम्र 10 साल है और मेरे फादर की, तो फादर एक्सपायर हो आप चुके हैं। हाँ, फादर एक्सपायर हो चुके हैं। और तो आपका जैसे कोई कनेक्शन हो रहा, कई बार क्या होता है, सोल्स जो हैं वो हाँ। भी हमारे साथ संपर्क करने की कनेक्ट। कोशिश करती है, कनेक्ट होती है। ठीक ठीक ठीक। तो या तो ऐसी कोई वो चल रही है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप यूनिवर्स के अंदर जुड़ जाते हैं। तो हम्म यूनिवर्स में जो सोल्स होती है वो ऑलरेडी वहां हैं। हम्म तो वो आपसे कुछ कहना चाहती है, वो संपर्क करना चाहती है आपके साथ। तो आपको हम्म कई बार मैसेज भी मिलते हैं। तो हम्म। जैसे जैसे ये ध्यान की पावर्स बढ़ती जाए, थर्ड आई एक्चुअली वही है, एस्ट्रल ट्रैवल की संभावनाओं को और ज्यादा चीज कर बढ़ाती रहा। है। बड़ा तो ठीक। आप जब ये करते हैं, आपको इस तरह की वो आती है, अच्छा। तो समझिए कि कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, कोई आपको कोई मैसेज देना चाहता है, या कि कोई ऐसी घटना जब हम्म आप 10 साल के थे और वो 40 साल के थे, तो हम्म क्या आपको कोई ऐसी घटना आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, या हम्म आपने पिछले कुछ दिनों में इस ऐसा कोई विचार आपके मन में आया कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो पिताजी ने ये कहा, किसी को हम्म। आपने ये किस्सा सुनाया हो कि मैं जब 10 साल का था तो ऐसा हुआ। तो क्या होता है कि कई बार हमारे सबकॉन्शियस के अंदर पड़ी हुई चीजें जो है वो एक्टिवेट हो जाती है ध्यान के दौरान, बिल्कुल सही। और ड्रीम्स में भी हो जाती है, सपना भी कई बार आता है। तो सपना भी वही चीज है और ध्यान भी वही चीज है ना। ध्यान में भी हम वही करते हैं, वो जागृत नींद है। हम्म। ध्यान, जहाँ ध्यान है जागृत नींद, जागृत नींद नींद। में ठीक। जा रहे हैं लेकिन जागृत हैं हम। जागृत। और वो क्या है, अचेतन ध्यान है। हम्म। स्लीप क्या है, अचेतन ध्यान है। दोनों में ही एनर्जी मिलती है। सारी रात आप सोते हैं तो ठीक है। सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं। तो सारी बिल्कुल। रात क्या प्रोसेस हुआ, एनर्जी आपके शरीर को मिली। में गई। वही वही एनर्जी हम ध्यान में लेने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि 6 घंटे की नींद 1 घंटे के ध्यान के बराबर होती है। यानी ठीक है। जागृत अवस्था में हम्म सोना, उस हम्म वक्त एनर्जी ज्यादा आती है।
तो ठीक है। इसलिए सोना और हम्म, मेडिटेशन, इन दोनों की मूल प्रकृति एक ही है। हमारे सबकॉन्शियस के अंदर से कुछ चीजें हमारे मेंटल बॉडी जो है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी सक्रिय हो जाती हैं कि जो हमको दिखने लगती हैं। ठीक है। और थर्ड आई का एक्सपीरियंस कहता है कि हम इन आगे आने वाली घटनाओं को भी देख लेते हैं। पिछली तो हमारे अंदर है ही है, तो एक तो हमारा पास्ट लाइफ भी, यानी पीछे गए, आपको 10 साल का अपना अनुभव है कि मैं 10 साल का था, लेकिन थर्ड आई का अनुभव बढ़ने लगता है तो 10 साल से पहले यानी 15 साल की जब पीछे चलेंगे तो क्या था, तो आपका लास्ट बर्थ था। तो बिल्कुल। आप वहां भी चले जाते हैं, आपको अपने पास्ट लाइफ का भी दिख जाता है सारा कुछ कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये था। तो जैसे जैसे मास्टर्स अपनी इस पावर को बढ़ाते जाते हैं, थर्ड आई की कोई सीमा नहीं है कि भाई इसका इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। यही पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप 100 जन्म पहले भी जा सकते हैं। अच्छा, करेक्ट। ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जो अनंत जन्मों पहले जाकर भी पता लगा लिया। तो वो कैसे हुआ कि जैसे जैसे हमारा ये थर्ड आई का जो वो बढ़ता जाता है, पावर बढ़ती जाती है, तो आगे आने वाला समय क्या होने वाला है वो भी, और पीछे 100 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ वो भी, सब कुछ यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यानी कि हवा अभी सामने से आ रही है तो यहां से गुजर नहीं सकती हमारे अंदर से, लेकिन उस वक्त इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि हवा भी हमारे अंदर से गुजर गई। ये समझिए आप, इतनी पावर आ जाती है कि आप हवा बन जाते हैं। हवा के अंदर एक सेकंड में हवा कहाँ थी और अगले सेकंड हवा कहाँ है। कश्मीर में बर्फ गिरती है तो यहाँ ठंड पड़ती है, तो दैट मीन्स हवा थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ आ गई। तो उसी तरह आपके अंदर वो हवा की पावर आ जाती है कि आप अगर बैक में जाना चाहते हैं तो आपके अनंत जन्म पहले की बैक भी ऐसे हवा की तरह वहां पहुंच जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अभी मैं यूएस में, कनाडा में कहीं भी अपने आप को पहुंचा दूं, तो जस्ट एक क्लिक में आप वहां अपने आप को देख सकते हैं। इतनी पावर बढ़ी, एस्ट्रल ट्रेवल की इतनी रेंज हो जाती है आपकी कि आप जहां चाहे वहां अपनी इंटेंशन से कि मुझे ये करना है वो सब मटेरियलाइज हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ बातों से नहीं होता है, ये सब कुछ होता है गहरी साधना, गहरी हार्ड वर्क। कितना समय आप उसको दे रहे हैं, कितनी आपके अंदर शुद्धि है, कितनी निर्मलता है, तो डिवाइन पावर्स आपको पकड़ लेती है। महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने सुना है, वो लोगों से खुद संपर्क कर लेते हैं, लेकिन वो पहले आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं, बिल्कुल, आपकी योग्यता। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। इसलिए जो आपने देखा है वो आपका कोई सबकॉन्शियस का कोई एक्सपीरियंस है जो आपको मेडिटेशन में दिखा है, और या फिर वो उन्होंने आपसे कुछ संपर्क करने की कोशिश की है। अगर ऐसा होता है तो वो फिर रिपीट भी होता है, वो फिर दोबारा किसी और रूप में भी सामने आता है। और या फिर अगर ये खाली एक वैसा एक्सपीरियंस था जो कि आ गया तो ठीक है, वो भी एक। हाँ, ये जरूर है कि आपके ध्यान में इवोल्यूशन हो रहा है, आपके अंदर प्रगति हो रही है, यानी आप ऊपर उठ रहे हैं, और आपका जो मेंटल बॉडी है वहां भी उसका असर हो रहा है, यानी तो एनर्जी वहां तक जा रही है। तक जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू।